हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जी स्टडीज़। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर स्टार्ट था। हम स्टार्ट नहीं कर रहे बल्कि जो हमारा चैप्टर स्टार्ट था दैट इज 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर ऑफ 8th स्टैंडर्ड दैट इज बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। यानी कि जो फ्रीडम का जो मूवमेंट था, हमें जो आज़ादी मिलने वाली थी वो कब शुरू हुई उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी पढ़ी थी, जिसमें था सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यानी कि जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे किस तरह सेंट्रलाइजेशन हुआ, जो कि हमने आपको पढ़ाया था। अगर आपने जो हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जो कि हमारा इस चैप्टर का था, तो जाकर प्लीज़ उसे देख लीजिए, जिसके कारण आपको जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो सकेगी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किस तरह इंडियंस को सामना करना पड़ा ये भी हमने देखा। वेस्टर्न एजुकेशन किस तरह प्रॉफिट हुआ, किस तरह लॉस हुआ, इसके बारे में पढ़ा हमने। स्टडी ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा हमने, और भी जो थी सारी चीज़ें थे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि जो न्यूज़पेपर्स थे उसका योगदान किस तरह हुआ इंडियंस के लाइफ में, उनको किस तरह जागरूक हुए, और उसके माध्यम से जो हमारे लोकमान्य तिलक थे या फिर जो अलग अलग लोग थे उन्होंने लोगों को जागरूक किया। किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। तो किस तरह न्यूज़पेपर का योगदान रहा ये भी हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये देश आज़ाद होने के बाद नहीं स्टार्ट हुआ बल्कि पहले से ही स्टार्ट हुआ था। तो ये कब स्टार्ट हुआ वो भी हमने आपको बताया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसका उद्देश्य क्या था, इन्होंने नेशनल कांग्रेस क्यों ऑर्गेनाइज किया, इसका काम क्या था, ये क्यों इन्होंने किया था, ये सारी चीज़ें भी हमने उस जो हमारा प्रीवियस वीडियो उसमें हमने आपको बता दिया है। और हमने ये भी देखा मॉडरेट फेज 1885 से लेकर 1905 तक किस तरह हुआ। और यहाँ पर जो हमारा डिवाइड एंड रूल यहाँ पर जो हमारा था वो खत्म हो गया। डिवाइड एंड रूल जो था उसमें था कि जो पहले पीपल्स को, जो इंडियन पीपल्स है उनको डिवाइड करो और फिर उनके ऊपर रूल करो। क्योंकि जो अगर वो पहले से डिवाइड करेंगे उनके ऊपर रूल करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब डिवाइड होंगे इंडियन पीपल्स तो उनकी जो बोलते ना जो स्ट्रांग पावर्स थी वो बहुत ही वीक हो जाएगी। इसलिए इनका एक ही उद्देश्य था कि इनका ब्रिटिशर्स का क्या उद्देश्य था, डिवाइड एंड रूल, यानी कि डिवाइड कर फिर रूल करो। अभी देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। हमने तो पहले देखा मॉडरेट फेज, उसमें अभी देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट फेज जो थे वो क्या थे। हाँ, अभी देखिए 1905 to 1920 ऑल इंडियंस लीडर हु वर पॉलिटिकली अवेयर, यानी कि जो हर इंडियन पीपल्स जो थे जो पॉलिटिकली अवेयर थे, जिन्हें पॉलिटिकल के बारे में, जो हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में पता था, उन्हें कहते हैं पॉलिटिकली अवेयर। केप्ट असाइड देयर डिफरेंस ऑफ कास्ट, जो पॉलिटिकली जो अवेयर थे उन्होंने जो उनके कास्ट या फिर जो अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, जो प्रोविंस था उसको हटाना चाहा एंड गैदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि इनका मानना था कि जो लैंग्वेज, रिलीजन, जो हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि जो हमारी कांग्रेस थी मतलब वो दो पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। पर पहले भी पढ़ते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। जो एक्सट्रीमिस्ट फेज मतलब जो था उसमें वो लोकमान्य तिलक थे या फिर आप बोल सकते हो लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फेज को सपोर्ट किया था। तो उसमें लैंग्वेज, रिलीजन, इसको सबको हटाकर हमें जो हमारे इंडिया की जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें बैठना है और वहाँ से हमारे जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके हिसाब से हमें अपनी गवर्नमेंट को रूल करना है, ऐसा इनका मानना था। किनका? लोकमान्य तिलक का। यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो फेज था उसके हिसाब से लोकमान्य तिलक का यह मानना था कि हमें जो रिलीजियस, कास्ट, लैंग्वेज, इस सब जो सारी चीज़ें हैं जो बकवास है उसको बाजू में रखना, और जो हमारा इंडियन का जो सिंगल प्लेटफॉर्म चल रहा है उसके पीछे ही हमें चलते रहने का है। देयर वेर यूनानिमस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस एंड टेकिंग फॉरवर्ड द मूवमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, बट देयर वर डिफरेंसेस रिगार्डिंग द वर्किंग सिस्टम। यानी कि वो जो डिसीजन जो हो रहे थे, जो यूनानिमस डिसीजन नहीं कि उतना पक्का नहीं हुआ करता था, ये भी बोल सकते कि एकदम पक्का नहीं था वो, तो उसे यूनानिमस डिसीजन कहा जाता है। रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, एंड टेकिंग फॉरवर्ड द मूवमेंट, और जो आंदोलन चल रहा था उसको आगे ले जाने के लिए बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी कि इनको लगता था मतलब जो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ा
बट देयर वेर डिफरेंसेस रिगार्डिंग द वर्किंग सिस्टम, देयर वेर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो मॉडरेट फेस जो है, जो मॉडरेट फेस है और जो एक्सट्रीमिस्ट फेस है, ये कांग्रेस पार्टी के हिस्सा थे। क्या थे? कांग्रेस पार्टी के ही, जो कांग्रेस जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसी के हिस्सा थे, इसी के मतलब बोल सकते हैं कि इसी का एक अंग थे, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो गए, जिसका एक था एक्सट्रीमिस्ट फेस और दूसरा था मॉडरेट फेस। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इनका तो बोल सकते कि एक्सट्रीमिस्ट फेस वाले कुछ और बोल रहे थे और जो मॉडरेट फेस वाले थे वो कुछ और बोल रहे थे। मतलब जो बोल सकते हैं ना कि अगर समझ लो, अगर आपके स्कूल में अगर दो बच्चों अगर बोल रहे हैं तो दोनों का बोल सकते कि उतना समझ में नहीं आ रहा टीचर को, तो दोनों के हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलाना पड़ता है। बट देयर वर डिफरेंसेस रिगार्डिंग वर्किंग सिस्टम। दोनों का उद्देश्य तो एक ही था। क्या उद्देश्य था? कि जो रिलीजियस ये सारी चीज़ों को हटाना, पर इनका वर्किंग सिस्टम अलग था। जैसे कि अगर आप कुछ भी काम करते हो, क्या जरूरी है आपका और आपके फ्रेंड का जो आप वर्किंग सिस्टम कर रहे हो वो क्या एकदम सेम ही रहेगा? समझ लो आपके टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया जिसका बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव एक रहता है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे सेम टू सेम डिट्टो मॉडल चाहिए। पर क्या जिस तरह आपका फ्रेंड बनाएगा उसी तरह आप बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका जो बोल सकते दिमाग अलग है, आपका वर्किंग सिस्टम अलग है, आपका वर्किंग सिस्टम अलग है, तो वो अपने हिसाब से बनाएगा और आप अपने हिसाब से बनाओगे। तो उसी तरह जो एक्सट्रीमिस्ट फेस था वो अपने हिसाब से बोल सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को रूल करना चाहता था, और जो मॉडरेट फेस था वो उसको अपने हिसाब से रूल करना था। समझ गए आप कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ? तो अभी आगे पढ़ते हैं। दिस वेर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। अभी ये किसका डिफरेंस था? मतलब दोनों के बीच में किसका डिफरेंस था? आइडियोलॉजिकल, उनकी विचारधारा, कि उनका विचार किस तरह है उसके ऊपर इतने सारे डिफरेंसेस हो रहे थे। फ्रॉम दिस डिफरेंसेस टू मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स वेर फॉर्म। और इसी डिफरेंसेस के कारण दो मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म हुए, जिसका जो था द मॉडरेट्स मैंने आपको बताया कि दो पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही। तो पहला क्या था? द मॉडरेट्स फेस थे, जो 1885 से लेकर 1905 तक उन्होंने रूल किया। हु एडवोकेट पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर एंड द एक्सट्रीमिस्ट। यानी कि इनका मानना था कि इनका जो मॉडरेट्स था, इनका मतलब उद्देश्य तो एक ही था। क्या उद्देश्य था? कि ब्रिटिश को भगाना, हमें अपने लैंग्वेज, अपना रिलीजन, इसको सबको इकट्ठित करना, हमें जो इंडियन का जो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर रुकना, ये इनका क्या था? उद्देश्य था। ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही था। पर जो मॉडरेट्स थे, जो मॉडरेट जो फेस थे, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि वो लोग उसका साथ तो देंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उससे मतलब उद्देश्य तो उनका पूरा करेंगे, उद्देश्य जो है उनका वो तो पूरा करेंगे, पर उनका मानना था कि हम पीसफुली यानी कि शांति से हम ब्रिटिशर्स को समझाएंगे, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ब्रिटिशर्स के उसके हिसाब से चलेंगे। तो क्या वो एक बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थी वो बहुत ही चालाक थी और बहुत ही मतलब इंडियन पीपल को किस तरह फंसाए, किस तरह सताए और किस तरह उनको लॉस हो ये सोचा करती थी। तो जो मॉडरेट्स थे उनका मानना था कि हम पीसफुली और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ब्रिटिशर्स को हराएंगे। पर जो एक्सट्रीम उनका ऐसा मैनर था कि वो पीसफुली और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। पर जो एक्सट्रीमिस्ट था वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे जिसमें कोई लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर जो आप बोल सकते हो पाल जो थे, वो क्या बिलीव करते थे? इन सब स्ट्रगल फॉर अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। यानी कि हमें किसी भी हालत में फ्रीडम चाहिए, हमें किसी भी हालत में फ्रीडम चाहिए। इनका ये मानना नहीं था कि हम पीसफुली, क्योंकि अगर ये पीसफुली करेंगे तो ब्रिटिश बोल सकते हैं कि ना, अगर आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते हो तो वो और खुश हो जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर और भी बोझ बन जाते हैं। पर जो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ये क्या बिलीव करते थे कि हम ऐसा किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा इंडिया है ये हमारा खुद का है। तो हमें इनके सामने एक वीर की तरह हमें इनके ऊपर हमला करना होगा, तभी हम जाकर क्या कर पाएंगे? अपना जो इंडिया है उसको एक रास्ते पे लेकर जा सकते हैं। ऐसा इनका मानना था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इनका मानना था ही बिलीव इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इनका ये एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे उसके ऊपर ये बिलीव किया करते थे। तो मेरे हिसाब से जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है यही एकदम सही था। मॉडरेट लीडर्स उतना सपोर्ट नहीं कर सकते, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उसमें विजय की फुल चांस थी, जीतने की पूरा चांस था, पर मॉडरेट फेस में जीतने का कोई भी चांस नहीं था। तो इसीलिए जो ये दो कांग्रेस के जो लोग थे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो पार्ट में क्यों डिवाइड हुआ। हाँ, तो प्लीज़
आगे हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी वो भी समझ लिए। इन द अर्ली पीरियड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर फॉर ब्रिंगिंग पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द इंडियंस यूज मेथड लाइक न्यूज़पेपर, नेशनल फेस्टिवल्स एंड नेशनल एजुकेशन। यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में हमें चाहे अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, हम इंडिया को एक सच्चा और अच्छा बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे जरूर लेके जाएंगे। प्लेटफॉर्म जो हम ब्रिटिशर्स जो रेलवे को चला रहे, हम किसी न किसी एक इंडियन प्लेटफॉर्म पे उसको जरूर रोकेंगे। ऐसा बाल गंगाधर तिलक या फिर जो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनका सबका मानना था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के सपोर्टर्स थे। तो वो उन्होंने क्या कहा कि हाँ, अगर हमें अकेले तो ये 3 लोग नहीं कर सकते, सब कुछ अकेले 3 लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने पीपल्स को जगाने के लिए, उन्हें जगाने के लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको खबर देने लगे। जो नेशनल फेस्टिवल्स है उसको एकजुट करके मनाने लगे। एकजुट करके मनाएंगे तो जिसके कारण वो एक दूसरे से बात भी कर लेंगे, एकजुट करके मनाएंगे तो एक दूसरे से बात भी कर लेंगे, और वो खुद जो पीपल्स है उसको खुद के साइड में ले आएंगे। और जो नेशनल एजुकेशन भी लोगों को देने लगे कि किस तरह हमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को सपोर्ट करना है। केसरी एंड मराठा वेर द न्यूज़पेपर्स थ्रू विच लोकमान्य तिलक मेड सर्व क्रिटिसिज्म ऑन द सुप्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। यानी कि जो न्यूज़पेपर्स थे जो कि था केसरी और मराठा, ये जो बहुत ही मेन न्यूज़पेपर्स थे जो कि लोकमान्य तिलक चलाया करते थे ब्रिटिश के सुप्रीमेसिव के लिए। इन बंगाल प्रोविंस अमृत बाजार पत्रिका वॉज माउंट पीस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। यानी कि जो बंगाल का जो प्रोविंस था उसमें ज़्यादातर अमृत बाजार पत्रिका चलता था। वो मतलब वो से ना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे इतना ऊंचा था, मतलब वो इतना फेमस था। कौन सा पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। और इसने लोगों को विचारधारा भी बदली, जो सबके विचार थे उसको भी बदला। बाय फॉरगेटिंग द इंटरनल differences, people should come together and exchange their ideas. Common people should get inspiration from contribution of Indian personalities with the ऑब्जेक्टिव तिलक स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन शिव जयंती एंड गणेश उत्सव। यानी कि जो ये पत्रिका थी, आपको पता है पत्रिका या फिर जो मराठा फिर जो केसरी जो न्यूज़पेपर्स जो थे ये क्यों भेजे जा रहे? क्योंकि पीपल्स को अवेक करना था, पीपल्स को जगाना था कि हम, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि उस समय वेस्टर्न जो एजुकेशन लोगों के अंदर आ गया था और लोग ज़्यादा जागरूक भी हो चुके थे। तो इसीलिए क्या नाम था इनका, डॉक्टर लोकमान्य तिलक जी और उनके जो साथी थे लाला लाजपत राय, उन्होंने क्या कहा कि इसी न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों को अवेक करेंगे, लोगों को जगाएंगे। और जो ये रिलीजियस का डिफरेंसेस है, जो कुछ भी है, जो आइडियोलॉजीज की जो डिफरेंसेस है, उसको सबको हमें भूल जाना है। फॉरगेटिंग इंटरनल डिफरेंसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेटिंग इंटरनल डिफरेंसेस, पीपल शुड कम टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज़। उनके आइडियाज़ क्या है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करें। कॉमन पीपल शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पर्सनैलिटीज। यानी कि नेशनल का जो हमारा इंडिया है उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन, खुद का योगदान दे। और इसलिए उन्होंने शिव जयंती और गणेश उत्सव भी शुरू किया। कि इन्होंने, आपको पता होगा जो शिव जयंती और गणेश उत्सव जो है उसे सबसे पहले लोकमान्य तिलक जी ने साझा किया था, और जिसके कारण वो एक दूसरे से मिलजुल पाते थे और एक दूसरे को बोलते ना कि पहले के जो लोग, आपने देखा होगा कि ऐसा लोग बोलते हैं कि इसके फेस्टिवल में मत जाओ, उसके फेस्टिवल में मत जाओ। इसलिए लोग, जो हमारे लोकमान्य तिलक जी थे, उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए ये सारे फेस्टिवल्स मनाया करते थे ताकि वो उनकी जो आइडियाज़ है वो शेयर करे और लोगों को जागरूक करे। पर आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये लोगों को किसी और जगह पे क्यों नहीं बुलाया करते थे, खाली उत्सव में ही बुलाया करते थे। अभी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ करता था। हाँ, फॉर पॉलिटिकल रीजन इफ पीपल कम टुगेदर देन गवर्नमेंट विल बी बैन देम। यानी कि अगर पॉलिटिकल यानी कि अगर समझ लो कि वो कोई आंदोलन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो बैन कर सकती है। वो क्यों बैन कर सकती है? क्योंकि उनको उधर लॉस हो रहा होगा, क्योंकि उनको उधर लॉस होता था। किस तरह का लॉस? क्योंकि अगर जो पीपल्स अगर एकजुट होकर पॉलिटिकली हमारे ऊपर केस करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर केस करते हैं, तो इसलिए उनको लॉस हुआ करता था। पर अगर बट फॉर रिलीजियस रीजन इफ पीपल कम टुगेदर द गवर्नमेंट विल नॉट बैन। यानी कि अगर वो रिलीजियस के कारण, एकजुट होने के कारण या फिर कुछ उत्सव साझा करने के कारण अगर वो एकजुट होते हैं तो गवर्नमेंट उस पर बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि उसमें उनका कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। किसका कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए वो बैन नहीं लगा सकती उस समय। इसीलिए जो लोकमान्य तिलक जी थे, उन्होंने फेस्टिवल्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का सोचा और लोग जागरूक भी हुए। अभी देखते किस तरह जागरूक हुए। बट फॉर रिलीजियस रीजन, अभी थोड़ा सा रुकिए,
गवर्नमेंट विल नॉट बैन देम वॉज हिज ओपिनियन। हाँ, उनकी ओपिनियन थी। इन द मंदारा प्रिजन तिलक रॉट गीता रहस्य इट्स, यानी कि जो उनका उन्होंने वो एक बार नहीं बल्कि कई बार जो हमारे लोकमान्य तिलक जी जो थे वो उन्होंने हमारे आज़ादी के लिए कई बार उन्होंने जेल के चक्कर भी काटे हैं। चक्कर ही नहीं बल्कि वो जेल में उन्होंने रहते रहते एक क्या लिखा था, एक किताब लिखा था। उस किताब का क्या नाम था? गीता रहस्य, यानी कि गीता के रहस्य के बारे में, गीता क्या है उसके बारे में सब बताया था। इट्स कोर वॉज फिलोसॉफी ऑफ कर्म योग्य एंड स्ट्रेस दैट पीपल शुड ऑलवेज बी इन एक्शन, यानी कि ये अंदर ये भले ही जेल में थे पर इन्होंने अवेकनिंग का जो प्रोसेस था, लोगों को जागरूक करने का जो प्रोसेस था वो कंटिन्यू रखा। उनके जो बुक्स थे, जो कर्म योग्य जो फिलोसॉफी थी, जो उनके दर्शन थे, उसके माध्यम से लोगों को ऑलवेज बी इन एक्शन ये उनको समझाया। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर मैंने आपको बताया जिसको कि बाल गंगाधर तिलक या फिर जो लाला लाजपत राय और जो बिपिन चंद्र पाल जो थे, जो सपोर्ट करते थे, वही था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। स्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर क्रिएटिंग अ जनरेशन कंसर्न अबाउट ओन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, यानी कि उन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तो बाहर ही थे, खाली कौन गए थे अंदर? कौन अंदर गए थे? खाली बाल गंगाधर तिलक जो थे वही खाली जेल में गए थे, पर लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये बाहर थे। तो इन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोला। इंस्टीट्यूशन यानी उन्होंने लोगों को एजुकेशन देने के बारे में सोचा। किसके बारे में सोचा? एजुकेशन देने के बारे में सोचा, और सबको ट्रेडिशनली और लैंग्वेजली सबको समझाया कि किस तरह हम हमारे इंडिया का फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर वेर of the opinion that if lakhs of people take part in the freedom movement and challenge the British government by struggling against them, only then success will achieve, यानी कि इनका मानना था, किनका मानना था? जो लाला लाजपत राय या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे, मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर जो पीपल्स, अगर लैक्स ऑफ पीपल अगर वो एक साथ आते हैं और अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो जो अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो फ्रीडम मूवमेंट का जो चैलेंज है जो ब्रिटिश के खिलाफ, ये भी ज़्यादा हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और उनके सामने हम बहुत ही दृढ़ हो पाएंगे। ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमारी जो शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी और ओनली द सक्सेस विल अचीव, और इसी के कारण हमें सक्सेस मिल सकता है। क्योंकि 2-3 लोग मिलकर अगर आपके इलाके में कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या आप अकेले आवाज़ उठाओगे? तो क्या सब लोग नहीं उठाएंगे। तो एक से ही बहुत लोग बनते हैं। तो इसलिए ज़्यादा लोग होंगे तभी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगी। अगर एक बोलेगा तो कुछ भी सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने लोगों को एकजुट करना चाहा। दे यूनिवर्सली बिलीव दैट मूवमेंट शुड बी मोर सर्व, यानी कि इन्हें पता था कि जो मूवमेंट्स जो है, जो मूवमेंट से वो ज़्यादा देर तक टिक भी सकता है। बट दे डिड नॉट अडॉप्ट द मीन्स ऑफ आर्म रिवोल्यूशन, पर उन्होंने हमेशा बोल सकते हैं कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया, पर इसके लिए नहीं जागरूक किया कि वो लड़ाई झगड़ा करे या फिर किसी को शूट करे, किसी को मारे, किसी को पीटे, इसके लिए नहीं। रैदर इंसिस्टेड फॉर एक्सटेंसिव पब्लिक एजुकेशन, यानी कि उन्होंने अंदर ही अंदर जो अलग अलग स्टेट से जो पीपल्स आते थे वो ब्रिटिश को समझाए, इस तरह उन्हें अवेक करते थे। इस वो अगर कहीं पे अत्याचार हो रहा है, किसी इंडियन के ऊपर ब्रिटिश अत्याचार करे तो उन्हें समझाना, वहाँ पर अपना दृढ़ संकल्प दिखाना, इसके बारे में अवेक करती थी। द मॉडरेट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड द एक्सट्रीमिस्ट कैरिड फॉरवर्ड द मूवमेंट, और इसी के चलते जो मॉडरेट्स जो थे उन्होंने फाउंडेशन किया, जो उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें, मॉडरेट्स जो थे ये थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे पर दिल से नहीं, दिल से मॉडरेट सपोर्ट नहीं करते थे, वो बारी बारी दिखावे के लिए सपोर्ट जरूर करते थे। फ्रीडम मूवमेंट को जो कैरियर फॉरवर्ड था वो एक्सट्रीमिस्ट ही लेकर जाते थे। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। In 1897 in Pune, the epidemic of plague had spread the large scale। एपिडेमिक यानी महामारी, एपिडेमिक यानी महामारी। तो 1897 में एक प्लेग नाम की बीमारी होगी। आपको पता होगा कि प्लेग में ऐसा कुछ हमें हमारे बदन पे कुछ ऐसा फोड़ी आ जाता है, वो बोल सकते हैं कि अगर किसी फ्लू के कारण वो एक दूसरे से बोल सकते हैं कांटेक्ट में आने के कारण वो बढ़ भी सकता है। तो उस समय जो महामारी थी, किसकी महामारी? प्लेग की जो बीमारी थी वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर स्प्रेड हो रही थी। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू, और जो इसी के कारण जो बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा पीपल्स इसके कारण मारे गए थे, एक बीमारी के कारण। एंड अब जो प्लेग है इसके बारे में आप सोशल मीडिया या फिर गूगल के माध्यम से और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता रहना चाहिए। एंड ऑफिसर नेम रैंड वॉज अपॉइंटेड, और इसीलिए जो ब्रिटिश का ऑफिसर था जिसका नाम था रैंड, उसको अपॉइंट किया गया
कि देखो देखो क्या हो रहा है इंडियन पीपल्स में, इसको कुछ तो समझाओ, इनको इन्हें ख़त्म करो, इन्हें हटाओ वरना हमें भी हो जाएगा। इसलिए रैंड को अपॉइंट किया गया। किसको अपॉइंट किया गया? रैंड को, कि इन्हें हटाओ वरना हमें भी हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इसलिए अपॉइंट किया था, इसलिए नहीं कि वो लोगों को सपोर्ट करे। द प्लेग पेशेंट वेर सर्च आउट एंड ऑपरेसिव मेजर्स वेर अडॉप्टेड। और जो प्लेग जो पेशेंट्स थे उनको इंडिया में सर्च करने लगे और उनके लिए कुछ ऑपरेसिव मेजर्स जो इंडियंस थे उन्होंने कुछ सुझाव दिया कि हम इन्हें किस तरह बचा सकते हैं एज अ रेवेंज। इसलिए एज अ रेवेंज। और जो छेपाकर, आपको पता है छापेकर ब्रदर्स, जो छापेकर ब्रदर्स थे उन्होंने रैंड को मार डाला। किसको मारा? एजिसनेटेड, यानी कि उसे उसकी हत्या कर दी। किसकी? रैंड की। अब जो चापेकर जो ब्रदर्स थे, जो चापेकर ब्रदर्स थे, उन्हें रिवेंज लेना था। किसका रिवेंज लेना था? क्योंकि इन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को इतना हावी पहुंचाया, इसलिए चापेकर ब्रदर्स को रिवेंज लेना था। रिवेंज यानी बदला लेना था। किससे? रैंड से, यानी कि जो रैंड ऑफिसर्स था उससे बदला लेना था। इसलिए चापेकर ब्रदर्स ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? रैंड की हत्या कर दी। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कनेक्ट रिलेशन ऑफ लोकमान्य तिलक विद दिस कॉन्स्पिरेसी यानी कि जो लोकमान्य तिलक थे, यानी कि जो लोकमान्य तिलक थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको लगता था कि जो लोकमान्य तिलक है इनका कुछ रिलेशन था छापेकर ब्रदर्स के साथ, जिन्होंने इन्हें भड़काया। लोकमान्य तिलक ने छापेकर ब्रदर्स को भड़काया कि रैंड की हत्या कर दो। और तिलक विद दिस कॉन्स्पिरेसी, यानी लोकमान्य तिलक विद दिस, मतलब जो लोकमान्य तिलक जो थे उन्हें इसका मतलब बोल सकते हैं ना, ब्रिटिशर्स को लगता था कि लोकमान्य तिलक ने षड्यंत्र बनाया। कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, मुझे भी याद आया, मुझको याद नहीं आ रहा था, सॉरी। जो कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, जो लोकमान्य तिलक जो थे इन्होंने ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था कि लोकमान्य तिलक ने षड्यंत्र बनाया और चापेकर ब्रदर्स के थ्रू रैंड को मरवा दिया। आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल द गवर्नमेंट इम्प्रिजन तिलक रिवेंज, यानी कि अगर जो बोल सकते हैं ना कि अगर किसी भी इंसान को अगर किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलता तो वो कुछ ना कुछ करने के लिए उसके ऊपर कुछ कर ही देता है। तो बदला लेने के लिए, चापेकर ब्रदर्स से बदला लेने के लिए लोकमान्य तिलक को ही अंदर कर दिया, मतलब जेल के अंदर कर दिया। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगता था कि लोकमान्य तिलक का कुछ षड्यंत्र था जिसके कारण रैंड मारा गया। अब देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल में किस तरह पार्टीशन हुआ, अभी वो देखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने अभी भी क्या पढ़ा। तो अभी देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल में पार्टीशन किस तरह हुआ और किसके बीच में पार्टीशन हुआ, ये भी देखते हैं। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू यूज़ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी कि जो ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की कि वो पहले डिवाइड करेंगे। पहले लोगों को बोल सकते हैं कि अगर कोई भी डंडा है, कोई भी मतलब बोल सकते हैं कि लकड़ी की गट्ठी है, उसे एक साथ में तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इन्होंने चाहा कि जो इंडियंस है उनको एकजुट में तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इन्होंने चाहा कि हम जो इंडियन पीपल्स है उनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे और फिर उनके ऊपर रूल करेंगे और फिर उनको हम सताएंगे। तो इसके वजह से उनको जो बोलते हैं ना, वो रूल करना बहुत ही आसान हो जाता था। इसलिए डिवाइड एंड रूल की बोल सकते हैं ना कि इन्होंने जो इनका अडॉप्ट किया इन्होंने टू क्रिएट रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। रिफ्ट यानी एक झगड़ा लड़ाई करने का माहौल हिंदू और मुस्लिम के बीच में इन्होंने स्टार्ट करना चाहा और ये उसमें सक्सेसफुल भी हुए। द देन वाइसरॉय लॉर्ड कुर्जन कंट्रीब्यूटेड टू, यानी कि जो थे वाइसरॉय लॉर्ड कुर्जन जो थे, इन्होंने इस जो ये तो पहले चल रहा था डिवाइड एंड रूल, पर जो वाइसरॉय लॉर्ड कुर्जन जो थे, इन्होंने इसमें जो आग जल रही थी उसमें घी का काम किया, यानी कि उसको और भी ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया। बंगाल वॉज द वेरी लार्ज प्रोविंस। अब जो बंगाल था वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, जहाँ पे टू कैरी आउट द वर्क ऑफ दिस प्रोविंस वॉज डिफिकल्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बोल सकते हैं कि एक अकेला उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पा रहा था अच्छे से, तो इसी वजह से बहुत ही डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। बाय पुटिंग अप दिस सेशन रीजन इन द 95, और इसी वजह से 1905 में ही डिक्लेयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोविंस, और इसी वजह से जो बंगाल प्रोविंस था उसके बीच में पार्टिसिपेशन कर दिया गया। पार्टिसिपेशन यानी पार्टीशन, यानी कि दो अलग अलग नेशन फॉर्म कर दिए गए। क्यों फॉर्म किया? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था बंगाल का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोविंस था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो अच्छे संभाल नहीं पा रहा था। अच्छे संभाल के नहीं पा रहा था, वो संभाल तो लेता था पर जो ब्रिटिशर्स थे वो उसे संभालने नहीं दे दिया करते थे। इसलिए जो जाहिर सी बात है, अगर जो इंडिया थी उस समय ब्रिटिश के रूल के अंदर थी, तो जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वही इंडिया को फॉलो करना पड़ता होगा। तो इसीलिए जो बंगाल जो
जो बंगाल था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। विद दिस पार्टिसिपेशन अरेंजमेंट वॉज मेड सच दैट मेजोरिटी मुस्लिम्स विल रिमेन्स इन द ईस्ट बंगाल। और जो ईस्ट बंगाल के जो पीपल्स, मतलब जो बंगाल में जो थे उनको जो मुस्लिम जो लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, जो हम बोल सकते हैं, तो उन्हें क्या किया गया कि जो उन्हें ईस्ट बंगाल में डाल दिया गया कि आप जाकर ईस्ट बंगाल में रहिए। यानी कि जो उस समय जो था बंगाल, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक था ईस्ट बंगाल और था वेस्ट बंगाल। तो मुस्लिम जो लोग हुआ करते थे वो उन्हें ईस्ट बंगाल में डाल दिया गया, और वेस्ट बंगाल में फॉर द मेजोरिटी ऑफ हिंदूज, और वेस्ट बंगाल में हिंदूज को डाल दिया गया। तो इसी के कारण लोगों को लगने का कि हाँ जो हिंदू के कारण हम अलग हुए, हम मुस्लिम के कारण हम अलग हुए, तो उनके बीच में रिफ्ट चालू हो गया। यानी कि उनके बीच में क्या बोल सकते हैं कि एक झगड़ा लड़ाई बीच में चालू हो गया। द हिडन स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटिश वॉज, अब जो इनका पूरा उद्देश्य क्या था, मतलब जो एक छुपा हुआ जो राज्य था ब्रिटिश का क्या था, वो उनका क्या उद्देश्य था, इफ़ हिंदू मुस्लिम्स वर डिवाइडेड, जब हिंदू मुस्लिम्स डिवाइड हो जाएंगे ड्यू टू पार्टीशन, देन द फ्रीडम मूवमेंट विल बी वीक। यानी कि जो फ्रीडम की जो मूवमेंट ये लोग बना रहे थे अंदर ही अंदर, अब ये बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगी, अभी बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए इन्होंने पार्टीशन किया, किसके बीच में, बंगाल के बीच में। एक था ईस्ट बंगाल और था वेस्ट बंगाल। आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था। अब देखते हैं एंटी पार्टीशन। क्या एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या था? देयर वॉज पब्लिक अवेकनिंग अगेंस्ट पार्टीशन नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया। यानी कि जो पीपल्स थे, जो इंडिया के पीपल्स थे, वो अवेक होने लगे कि जो ये हमारे बीच में नहीं बल्कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे हमारे बीच में झगड़ा करवा रही है, इसलिए वो अवेक हो गया। पब्लिक की अवेकनिंग अगेंस्ट पार्टीशन नॉट ओनली बंगाली, खाली बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने चालू कर दिया। 16 अक्टूबर द डे ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज ऑब्जर्व एज नेशनल मॉर्निंग डे। यानी कि उस समय जब पार्टीशन हो गया, वो उस दिन क्या था, 16 अक्टूबर था। क्या था? 16 अक्टूबर। तो उस दिन को बोल सकता है कि शौक मनाया गया। शौक यानी हम बोल सकते हैं कि एक समझ लो कुछ तो दुखी, उस समय लोग उस दिन बहुत लोग दुखी हुए थे। ऑल ओवर इंडिया देयर वेर प्रोटेस्ट मीटिंग टू कॉन्डेम द गवर्नमेंट डिसीजन। यानी कि जो ऑल ओवर इंडिया में एक मीटिंग हुई, जो इंडियंस की मीटिंग हुई, मुस्लिम्स की मीटिंग हुई एक साथ, जिसमें कि लोगों को लग रहा कि हम जो ब्रिटिश है उनको अब हम फॉलो नहीं करेंगे, जो डिसीजन है ये हमारे लिए बेकार है। वंदे मातरम केम टू बी संग एवरीवन। और इसी वजह से जो वंदे मातरम था, आपको पता हो कि जो वंदे मातरम है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ये भी एक बोल सकते हैं कि जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। तो ये इसको उस दिन पूरे इंडिया में गाया गया था, उस दिन सबसे पहले इंडिया में गाया गया था एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। ये एक सिंबल था, जो वंदे मातरम है ये एक एकजुट होने का एक सिंबल है। और वो लोग ब्रिटिश के कानून में जब पढ़ा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, तो उन्हें लगा कि अब जो इंडियन पीपल्स है वो एकजुट हो गए हैं। रक्षाबंधन प्रोग्राम्स वेर हेल्ड, और इसी वजह से जो रक्षाबंधन जो प्रोग्राम्स थे, भाईचारे का जो प्रोग्राम था, वो उसको भी हेल्ड किया गया। स्टूडेंट्स इन लार्ज नंबर ऑफ बाइकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। यानी कि उन्होंने जो बॉयकॉट, यानी कि जो उनका स्टूडेंट जो थे, उन्होंने जो इस रूल्स और रेगुलेशन को हटाना चाहा, और उन्होंने भी जो स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और वो भी गाने लगे वंदे मातरम वंदे मातरम। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वॉज इन द हैंड्स ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और जो इसके लीडर थे, जो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो था, इसके जो लीडर थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, वही इसके लीडर थे। आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी इनके लीडर थे। यानी कि 3 लीडर थे कुल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर। इन जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने जनगण मन लिखा था हमारे इंडिया का। एंड सच अदर लीडर्स, और भी इसके साथ बहुत ही अलग अलग लीडर्स थे। द एक्सटेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्रीज ड्यू टू द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। और इसी की वजह से जो इंडिया का जो बोल सकते हैं कि जो दृढ़ता थी, जो एकजुट रहने की जो ताकत थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो पार्टीशन जो था, जो पार्टीशन एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये भी इंक्रीज होने लगा था, और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करने लगे थे। इट बिकेम अ नेशनल मूवमेंट, और ये एक नेशनल मूवमेंट बन गया था, एक नेशनल मूवमेंट बन गया था। अब इसका लॉस तो ब्रिटिशर्स को ही हुआ। उन्होंने क्यों किया था? बंगाल एक अच्छे खासे जी रहा था, तो उनके बीच में पार्टीशन करने की क्या जरूरत थी? अब भुगत रहे हैं, उन्हें इस आंदोलन जो चल रहा था उसका सामना करना पड़ रहा है। ओविंग द सेवेरिटी एंड डिसफेक्शन,
डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि जो इस सारी चीज़ों को देखते हुए और उन्हें सहन नहीं हुआ, इसलिए द ब्रिटिश एनुअल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसलिए एनुअल यानी उन्होंने रद्द कर दिया और इसी वजह से वो सहन नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि अब हमारे अंतिम समय आ गया, अब हमारा अंतिम समय आ गया, इसीलिए उन्होंने लोगों को समझाने के लिए इंडियन पीपल्स को ब्रिटिशर्स ने जो पार्टीशन था बंगाल के बीच में, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल मुस्लिम हिंदू, इसका जो पार्टीशन था उसको रद्द किया और फिर जाकर जो हमारा जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट खत्म हुआ। अब देखते हैं 4 पॉइंट प्रोग्राम। क्या देखते हैं? 4 पॉइंट प्रोग्राम क्या है वो भी देखते हैं हम। हाँ, 4 पॉइंट प्रोग्राम इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1995, यानी कि जो उसके जो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे ये प्रेसिडेंट थे। किसके प्रेसिडेंट थे? नेशनल कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे, जो कि हमने देखा था। ही सपोर्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, और इन्होंने भी एंटी जो पार्टीशन मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया था। दादा भाई नाओरोजी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 96 सेशन, यानी कि जो 1906 में जो सेशन हुआ था, जो 1905 का जो सेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और जो वही 1906 में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे कौन? दादा भाई नाओरोजी। हाँ, ये उनके प्रेसिडेंट थे। फॉर फर्स्ट टाइम ही प्रोनाउंस द वर्ड स्वराज, और पहली बार उन्होंने स्टेज पे फ्रॉम द स्टेज उन्होंने पहली बार प्रोनाउंस किया स्वराज। तो लोगों कानों में एक गूंजने लगा कि हमने स्वराज, जो हमारे शिवाजी महाराज ने जो स्वराज की स्थापना की थी, वैसा हमें अभी ब्रिटिश काल में हमें इंडिया की स्वराज का स्थापना करना है। और वही उन्होंने स्टेज से बोला कि इन्होंने सबसे पहला प्रोनाउंस किया था कि इन्होंने दादा भाई नाओरोजी ने इन हिज प्रेसिडेंटल स्पीच, जब वो स्पीच दे रहे तभी ही गेव द मैसेज टू दैट रिमेन यूनाइटेड, उन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि हमें एकजुट रहना है और हमें इस एकजुट की जो हमारा शक्ति है इसे कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो ब्रिटिशर्स हमें किसी भी तरीके से हार्म कर सकते हैं। ट्राई सिंसियरली एंड फुलफिल एम ऑफ स्वराज, और उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से बहुत ट्राई कीजिए और जो हमारा स्वराज का जो एम है उसको फुलफिल कीजिए। हम जो स्वराज का जो दृढ़ संकल्प लिया है उसको हम पूरा करेंगे। सो दैट टुडे विल बी एबल टू सेव लैक ऑफ पीपल फ्रॉम poverty, hunger, diseases, and India will get a respectable position among the developed countries। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हम एक स्वराज को स्थापित करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं जो एक गरीबी में जी रहे हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी, हंगर जो भूखे मर रहे हैं, डिसीजेज जो फैल रही है उसको हमें कंट्रोल में लाना होगा, और हमें जो डेवलप कंट्रीज है उनके बीच में इंडिया का भी नाम शामिल करना है। इन दिस सेम सेशन स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन and boycott this 4 program was unanimously accepted by the Indian National Congress। यानी कि जो स्वराज था, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन और जो बॉयकॉट जो था, ये 3 जो थे ये लोगों को जागरूक करने का काम करे, तो इसीलिए इसे 4 पॉइंट प्रोग्राम कहा जाता है और इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी किया था। ड्यू टू द स्वदेशी मूवमेंट वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट टू फॉलो द पाथ ऑफ स्वदेशी, वी नीड टू ब्रिंग टुगेदर कैपिटल, रिसोर्सेज, मैन पावर एंड सच अदर फोर्सेस एंड फ्रॉम दिस बेनिफिट ऑफ द कंट्री कुड बी अचीव। और हमें जो कैपिटल, जो सोशल से जो मैन पावर उसको जागरूक करना है और हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट, जो स्वदेशी जो मूवमेंट था उसके हिसाब से जो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बनेगा और एक जागरूक नेशन बनेगा, और उसके पास सारे रिसोर्सेस इंडिया में ही होंगी और मैन पावर भी उनके अंदर आएगी, और ये हमारे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी, और इसी के हिसाब हम कंट्री कुड बी अचीव, जो हमारे बेनिफिट्स हमारे इंडिया के वो भी हम अचीव कर पाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन रूल विल बी नेक्स्ट स्टेप। यानी कि उनका मानना था कि जो बॉयकॉट जो था कि मतलब यहाँ से वहाँ अगर कुछ भी लेन देन हो रहा है तो उसको रोकना होगा। जो हमारे इंडिया से कुछ भी, हमारे इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर से कुछ आता है तो चलेगा पर हमारे इंडिया से कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो इंडिया के वेल्थ थे, जो धन संपत्ति थी वो इंग्लैंड में फ्लो कर रहे थे, तो उन्होंने चाहा कि हम इसे ज़रूर रोकेंगे, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया बॉयकॉटिंग का फॉरेन गुड्स को नहीं जाने देंगे। ड्यू टू द बॉयकॉट विल बी एबल टू अटैक द रूट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और जो बॉयकॉट जो है
उसके कारण हम जो ब्रिटिशर के डायरेक्ट रूट के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके कारण वो सारी चीज़ें काम कर ही नहीं पाएगा। वॉज द ओपिनियन ऑफ सम लीडर्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक रूट था जो कि था बॉयकॉट, यानी कि बाहर से लेना देना सारी चीज़ें जो थी, हाँ, उसको अगर हम रोक देंगे तो जो ब्रिटिश का जो मेन रूट है हम सीधा उसके ऊपर अटैक करते हैं, ऐसा समझने का। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का मेन रूट था वो था ट्रेडिंग सिस्टम जो इधर उधर से, तो उनकी ऐसी ओपिनियन थी किसकी, जो किनका क्या नाम था इनका, दादा भाई नौवर्जी। अब देखते हैं थोड़ा सा डू यू नो, एक पार्ट है जो कि हम समझते हैं। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 टू क्रिएट लव फॉर द कंट्री, यानी कि जो गोपाल कृष्ण जो थे उन्होंने सर्वेंट इंडिया जो सोसाइटी था उसको फाउंड किया था कि लोगों को नौकरी मिल सके इधर उधर, और उन्होंने एक अपने हिसाब से अपने इंडिया के लिए एक लव दिखाया था। टीच देम सेक्रीफाइस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड कास्ट शुड बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि उनका मानना था कि जो सेक्रीफाइस जो हमने दिए हैं, जो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो डिफरेंसेस हो रहे हैं रिलीजियस के बीच में, इसको डिस्ट्रॉयड करना चाहिए एंड टू क्रिएट सोशल हार्मोनी, और सोशल हार्मोनी को क्रिएट करना पड़ेगा। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि इसका एकदम मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन मिले और लोग ज़्यादा जागरूक हो, ज़्यादा पढ़ लिख के, खाली हम देखते हैं कि पहले समझने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए हमें बाहर कंट्रीज में जाना पड़ता था, पर वो हम अपने इंडिया में कर सके, इसके लिए उन्होंने चाहा कि हम जो नौकरी है या फिर जो एजुकेशन वो सबको प्रोवाइड करेंगे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो कि हमने डू यू नो में पढ़ा। अभी जो हमारा जो अभी डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे और मॉडरेट्स, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है अभी देखते हैं। हाँ, सॉरी, कुछ मैं देख रहा था, थोड़ा काम हुआ था, तो अभी जो डिफरेंसेस और मॉडरेट्स के, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है अभी देखेंगे। द डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रोज द ग्रेट एक्शन इन सूरत एंड सेशन ऑफ 1907, कि जो 1907 में जो हुआ था, क्या हुआ था, जो विचारधारा थी लोगों की, जो एक्सट्रीमिस्ट वाले की जो विचारधारा थी वो सूरत में भी फैलने लगी थी। द मॉडरेट्स वर ट्राइंग टू कीप असाइड द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट, यानी कि जो मॉडरेट्स जो थे उन्होंने चाहा कि जो स्वदेशी जो है, जो लोगों को अच्छे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, जो ये लोग अलग अलग जो एक्सट्रीमिस्ट जो वाले थे, ये जो अलग अलग काम कर रहे, वो ये जो मॉडरेट्स वाले चाहते थे कि इसको हटा सके। द एक्सट्रीमिस्ट ट्राइंग दैट द ऑपोजिशन शुड नॉट बी सक्सेसफुल, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट साइड में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और एक नाम था जिनका नाम था बिपिन चंद्र पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट की साइड थे। तो इनका मानना था कि जो मॉडरेट सोच रही है कि हम इन सारी चीज़ों को हटाएंगे, जो रिजोल्यूशन को हटाएंगे, तो उसको सक्सेसफुल नहीं होने देना है। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फेरोज मेहता, सच मॉडरेट लीडर ब्लेम दैट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, या फिर जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जो मॉडरेट्स थे, जो ये सब कौन थे, मॉडरेट्स थे। कौन थे, मॉडरेट्स थे, जिनका मानना था कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स हैं, कि जो लोकमान्य तिलक है, लाला लाजपत राय है, और जो ये सब लोग हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैप्चर करना चाहते हैं, ऐसा ये लोगों को बता रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। लाला लाजपत राय ट्राई टू एक्ट एज अ मेडिएटर। अब जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने बहुत कोशिश की, और उन्होंने जो वो सिचुएशन था उसको बहुत ही हैंडल किया एज अ मेडिएटर। एज पर तिलक्स ओपिनियन, एक जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने एक ओपिनियन दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द नेशनल प्लेटफॉर्म, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, हैज़ इट शुड बी नॉट बी डिवाइडेड, और इसी वजह से वो चाहते थे कि जो नेशनल कांग्रेस है ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो नेशनल कांग्रेस के ऊपर ही टिकी हुई हैं। अगर नेशनल कांग्रेस अपने बीच में ही ऐसी सारी चीज़ें करेगा, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, तो जो इंडियन पीपल्स है वो भी बोल सकते कि विश्वास उनका उड़ जाएगा। ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द टेंशन इंक्रीज द थिंग्स ऑफ नॉन कॉम्प्रोमाइज वॉज पॉसिबल, फाइनली देयर वॉज अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी वजह सब जो कंडीशंस था वो बहुत ही ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका फाइनली डिवीजन हो गया। किस तरह का, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ऐसा डिवीजन हो गया, और ये स्प्लिट भी हो गया, ये फाइनली पॉसिबल हो गया। अब देखते हैं सेपरेशन
ऑफ द ब्रिटिश। सुपरेशन है, ब्रिटिश का सुपरेशन किस तरह हुआ। आफ्टर एंटी पार्टीशन मूवमेंट, आफ्टर एंटी पार्टीशन मूवमेंट द गवर्नमेंट वॉज डिस्टर्ब लुकिंग एट द इन्फ्लुएंशियल पब्लिक प्रोटेस्ट, यानी कि जो एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट था उसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एकदम डिस्टर्ब हो गई थी और वो सोचते थे कि हम किस तरह अब और षड्यंत्र रचे टू कंट्रोल दिस मूवमेंट, और इसी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट यूज द पॉलिसी ऑफ सुपरेशन, और इसी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था सुपरेशन। अभी देखते हैं सुपरेशन क्या था। होल्डिंग द पब्लिक मीटिंग वॉज लीगली बैन। अब जो ये सुपरेशन जो था, इन्होंने चाहा कि हम जो कुछ भी जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कर रहे हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है या फिर जो इंडियन पीपल्स कुछ भी कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बैन लगा देंगे, हम उसके ऊपर बैन लगा देंगे। इसी को कहा जाता है सुपरेशन ऑफ द ब्रिटिश। अब देखते हैं किसके ऊपर बैन लगाया गया। होल्डिंग पब्लिक मीटिंग, पब्लिक का, इंडियन पब्लिक का कहीं भी मीटिंग होता है, चाहे वो रिलीजियस का हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर सीधा बैन इन्होंने लगा दिया। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वेर गिवन टू दोज पीपल हु ब्रोक द लॉज, यानी कि उन पीपल्स के लिए एकदम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो थी, जो अगर इस लॉ को कोई भी तोड़ेगा तो उसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी थी। स्कूल चिल्ड्रन वेर ऑल्सो बीटेन अप, जो स्कूल के चिल्ड्रन जो थे, जिन्होंने उस जो हमारा जो चल रहा था, क्या चल रहा था, जो हमने आंदोलन शुरू किया था, जो लोकमान्य तिलक और जो लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, तो उसमें स्कूल के चिल्ड्रंस भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, तो इसीलिए स्कूल के चिल्ड्रंस को बहुत ही मारा गया उस समय। मैनी रेस्ट्रिक्शन वेर इम्पोज ऑन न्यूज़पेपर, और जो न्यूज़पेपर्स थे जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लग गया। मैनी प्रिंटिंग प्रेस वेर कॉन्फिस्केटेड ऑन ग्राउंड्स एंड ब्लेम द क्रिटिसाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो कुछ प्रिंटिंग प्रेस जो थे उन्होंने वो क्या करते थे कि अलग अलग खबर छापा करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करते थे, पर वो उन्होंने उसके ऊपर ऐसा डाल दिया कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो हमारे ऊपर बोल सकते हैं वो मतलब बाधाएं बन रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में बाधाएं बन रही है, इसलिए उसे भी ग्राउंड फ्लोर पे पटक दिया। राइटर्स एंड एडिटर्स वेर इम्प्रिजन, अब जो राइटर्स जो थे, जो एडिटर्स थे, जो लोगों को जागरूक करने का काम करते थे, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। स्ट्रिक्ट एक्शन वर टेकन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उनके खिलाफ भी बोल सकते कि एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय, मैं कब से बता रहा हूँ आपको, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, और जो बिपिन चंद्र पाल जो थे वो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, तो इनके अगेंस्ट भी कुछ एक्शंस लेंगे। अब देखते क्या एक्शन थे। दिस लेड टू सर्व रिएक्शन इन बंगाल, और इसी वजह से जो रिएक्शन था वो बंगाल में आ गया कि उन्हें कुछ जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने बच्चों को मारा, जो चिल्ड्रंस थे उन्हें मारा, कुछ जो राइटर्स एडिटर्स को जेल में डाल दिया, प्रिंटिंग प्रेस बंद करवा दिया, न्यूज़पेपर्स बंद करवा दिया, और जो पनिशमेंट देने लगे। पब्लिक होल्डिंग में जो थे, पब्लिक को होल्ड नहीं किया जा सकता पॉलिटिकली या फिर किसी भी तरीके से, तो इसलिए जो रिएक्शन चालू हो गया किसका? बंगाल का। द रिवोल्यूशनरी अडॉप्टेड द मीन्स ऑफ फायरिंग, देखो जो रिवोल्यूशनरी जो थे, जो लोकमान्य तिलक, जो ये लोग थे, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर? ब्रिटिशर्स के ऊपर। दिस बॉम्ब अटैक वेर एडवोकेटेड थ्रू द केसरी न्यूज़पेपर बाय लोकमान्य तिलक, और जो ये हुक्म था जो सबको मिला, जो बॉम्ब ब्लास्ट शुरू करो, फायरिंग शुरू करो, किसके ऊपर? जो ब्रिटिशर्स के ऊपर, और उन्होंने भी इन लोगों के ऊपर, इंडियन पेपर्स के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट जरूर किया। तो इसकी वजह से जो न्यूज़पेपर मतलब जो षड्यंत्र जो था वो लोकमान्य तिलक ही बना रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इतना सब काम कर डाला, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। द चार्ज ऑफ द सेडिशन वॉज पुट ऑन, अब इसके जो कुछ लोग थे जो लोकमान्य तिलक, उन्हें क्या किया गया? उस षड्यंत्र के जो मालिक तो लोकमान्य तिलक ही थे, फॉर विच ही वॉज सेंट टू मंडला जेल एट मैनपुर फॉर 6 years इन प्रिजनमेंट, यानी कि उन्हें 6 साल के लिए जो मांडला जेल जो था, कहाँ पे था? म्यांमार में जो एक जेल था इसका नाम था मांडला जेल, तो उसी में जो 6 साल तक उन्हें जेल की सज़ा दे दी गई। और जो बिपिन चंद्र पाल जो थे उन्हें क्या किया गया? उन्हें भी सेंटेंस किया गया है कि उन्हें भी सेंटेंस यानी उन्हें भी बोल सकते कि सज़ा सुनाई गई कि उन्हें भी जेल में रखा जाए। लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब, और उन्हें पंजाब से भी हटा दिया गया, जो वो कुछ काम करे उन्हें भी वहाँ से हटा दिया गया, यानी कि सबको सज़ा मिल गई। ये सज़ा नहीं बल्कि लिए जो लोकमान्य तिलक को डालकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ जो हमारे बेसिक टॉपिक्स थे, जो हमें कहा था, जो ये वीडियो हम 3 लेक्चर तक बनाएंगे, तो अभी हम
हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे कि आपको किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस जो हमने भी पार्ट 2 पढ़ा है उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके ऊपर, तो आपके जो चैप्टर है उसके ऊपर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।